हेलो गाइस, क्लास 10th बायोलॉजी में हमने आपको पोषी स्तर समझाया था। पोषी स्तर के आज आगे समझा रहे हैं। पहले आप ये जान लीजिए ये पोषी स्तर किसे हैं, मतलब पोषी स्तर किसे कहा जाता है। तो कोई भी जो आहार श्रृंखला होती है, उस आहार श्रृंखला के जो विभिन्न चरण होते हैं या स्तर होते हैं, उसे हम पोषी स्तर कहते हैं। मतलब अगर कोई आहार श्रृंखला है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण को आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण या स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है। अब इस पोषी स्तर में हमने आपको कल एक फिगर बनाया था, ऐसे देख लेंगे ध्यान से। ये होता है, ऐसे एक फिगर बना था। तो इसमें जो होता है ये है उत्पादक हो गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझे, जैसे घास है, ये हिरन है, ठीक है। और हिरन के बाद जो होता है दूसरा जो आता है, वह हिरन के बाद जो होता है वह शेर है। ये हो गया। तो अब इसमें जो है घास जो होता है वह प्राथमिक पोषक स्तर कहलाता है या प्राथमिक पोषी स्तर कहलाता है। तो घास जो हो गया वह प्राथमिक पोषक स्तर हो गया, जिसको हम कहते हैं उत्पादक कहते हैं। ठीक है। और हिरन जो होता है वह द्वितीयक पोषी स्तर कहलाएगा। ठीक है। और यह प्राथमिक उपभोक्ता होता है। इसके बाद जो शेर होगा वह तृतीयक पोषक स्तर कहलाएगा, और ये जो है द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है, या हम कहें कि ये सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाएगा। तो ये उत्पादक हो गए। इसके बाद जो होते हैं शाकाहारी जानवर होते हैं। ठीक है। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद होता है द्वितीयक उपभोक्ता, और इसके बाद ये तृतीयक उपभोक्ता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोषी स्तर किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कोई भी आहार श्रृंखला होती है, उस आहार श्रृंखला का जो प्रत्येक स्तर होता है या चरण होता है, उसे हम पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है। जैसे घास जो होता है यह उत्पादक कहलाता है, यह प्राथमिक जो है पोषक स्तर कहलाएगा। इसके बाद हिरन जो होता है वह द्वितीयक पोषक स्तर कहलाएगा, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता होगी। ठीक है। इसके बाद हिरन जो होगा, मतलब ये शाकाहारी जानवर होता है जो घास के ऊपर निर्भर रहता है। इसके बाद आता है आपका शेर जो होता है। तो शेर जो होता है वो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। इसे हम जो होते हैं क्या कहेंगे, तो ये तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है। तो इस तरह जो होते हैं, जो घास का होता है तो प्रथम पोषक स्तर जो होगा वह उत्पादक कहलाएगा, और जो द्वितीय पोषक स्तर होता है यहाँ जिसको हम प्रथम उपभोक्ता कहते हैं, तो वह शाकाहारी जानवर होता है जो हिरन कहलाता है। इसके बाद जो तीसरा है तृतीय पोषक स्तर, जो तीसरा पोषक स्तर होता है वह शेर होता है जो मांसाहारी जानवर होता है। ठीक है। तो ये समझा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि पोषी स्तर किसे कहते हैं, किसी एक आहार श्रृंखला का कोई एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो आप पहले परिभाषा लिख लेंगे। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर या जो चरण होते हैं उसे हम पोषी स्तर कहते हैं। और उस पोषी स्तर में घास, हिरन और शेर का एग्जाम्पल आप दे देंगे, और उसमें लिख देंगे घास जो होता है वह प्राथमिक पोषी स्तर कहलाता है, हिरन जो होता है द्वितीयक पोषी स्तर कहलाता है, और शेर जो होता है तृतीयक पोषी स्तर कहलाता है। समझा गया यहाँ तक बात। अब देखिए इस पोषी स्तर में हमने आपको एक चीज और बताया था कि ऊर्जा का प्रवाह, जिसमें हमने बताया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडेमान। तो
तो लिंडेमान नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम दिया था। 10% का नियम दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि केवल जो होता है एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में ऊर्जा केवल क्या होती है, 10% ही जो है ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है। बाकी 90% ऊर्जा जो होती है वह उसके जैविक कार्यों में खर्च हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ घास है, तो अगर घास के अंदर 1000 किलोग्राम ऊर्जा है, यहाँ पे मान लीजिए 1000 किलोग्राम अगर इसकी ऊर्जा पाई जाती है, जैसे घास है तो ये घास हो गया, घास में क्या हो गया 1000 किलोग्राम मान लो ऊर्जा है, ठीक है, यह 1000 किलोग्राम इसके अंदर ऊर्जा है। अब इसका क्या है 10% केवल अगले पोषक में जाएगा, मतलब 10% का मतलब होता है कि 900 किलोग्राम जो होती वह ऊर्जा क्या होगी, संचित हो जाएगी। केवल 10% ऊर्जा जो होती वह अगले पोषक में जाएगी। मतलब पोषक का मतलब होता है हिरण के अंदर जो होता है इसकी 10% ऊर्जा क्या होगी, केवल स्थानांतरित होगी, मतलब 100 किलोग्राम, ठीक है। और 100 किलो हिरण के बाद जो होगा इसकी जो है 10% ऊर्जा स्थानांतरित हो जाएगी, केवल 10% बचेगा, तो यह जो होता है शेर के अंदर चला जाएगा। तो 10% ऊर्जा जो होती है वह 10 किलोग्राम जो होती है वह शेर के अंदर पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब शेर के अंदर 10 किलोग्राम मांस के निर्माण के लिए 1000 किलो कैलोरी, 1000 किलोग्राम जो होता है क्या होगा, घास की आवश्यकता होगी। समझ आ गया। तो यह ऊर्जा जो होती है एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो होती केवल 10% ही स्थानांतरित होती है, तो इसी को हम ऊर्जा का स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है आप याद रखिएगा, जैसे जो होता हमने बताया, जैसे 1000 किलोग्राम मान लीजिए है घास है, तो उसमें केवल 10% ऊर्जा जो होती है वो अगले पोषक के स्तर पर क्या होती है, स्थानांतरित होती है। और ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो आप जानते हैं सूर्य होता है, और सभी जीवधारी जो होते हैं ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा द्वारा प्राप्त होता है। और ये सौर ऊर्जा जो होती है इसका उपयोग पहले उत्पादक करता है, मतलब उत्पादक मतलब हरे पौधे करते हैं, फिर उत्पादक से उपभोक्ता के अंदर जाती है, और उपभोक्ता के बाद जो होता है वह ऊर्जा क्या होती है कि उसकी बॉडी के अंदर संचित हो जाती है। तो केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है, बाकी 90% ऊर्जा क्या होती है उसके जीवधारी के जैविक क्रियाओं में खर्च होती है। ये समझ आ गई बात। अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं, कोशीय स्तर हो गया, आहार श्रृंखला हो गई, खाद्य जाल हो गया, ये हमने आपको समझाया। और हमने बताया था कि आहार श्रृंखला जो होता है जीवधारियों का वह क्रम होता है जिसमें एक जीवधारी जो होते हैं दूसरे जीवधारी के ऊपर क्या करते हैं, भोज्य और भक्षक के रूप में निर्भर रहते हैं। आहार श्रृंखला जो होती है सरल होती है, और इसमें ऊर्जा का प्रवाह यूनिवर्सल होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में होती है। जबकि खाद्य जाल जो होता है वह कई जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य जाल जो होता है एक जटिल होता है, जटिल क्रिया होती है, और इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है कई दिशाओं से होता हुआ एक दिशी होता है, मतलब कई दिशाओं से होता हुआ ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। जैसे घास है, हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा, घास है तो घास को कीट पतंगे खाएंगे, कीट पतंगों को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा। तो इसी तरह घास है, घास को चूहा खाएगा, चूहे को बिल्ली खाएगी, और बिल्ली को जो है दूसरे जानवर खा जाते हैं। तो कहने वाला जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तब खाद्य जाल बन जाता है। अब देखिए इसमें जो अलग आपका टॉपिक एक आता है, अब इसमें जो होता है जो दूसरा टॉपिक है वो आता है कि ओजोन क्या होती है, या जो होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ओजोन लेयर का क्या महत्व होता है, ठीक है। अब देखिए ओजोन जो होता है वह ऑक्सीजन का अपरूप होता है। अपरूप मतलब होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के ओजोन के 3 अणुओं का निर्माण होता है। और ओजोन जो होता है वह हमारी पृथ्वी से 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो समताप मंडल है, देखिए ये याद रखिएगा, यही मतलब चीजें हैं। जो समताप मंडल होता है उस समताप मंडल में जो होता है ओजोन परत क्या होती है, पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में, ठीक है। ये याद रखिएगा, या स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं उसको है, या हम कहें उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर
यह जो होता है समताप जो मंडल होता है या स्ट्रेटोस्फीयर होता है, वहां पे ओजोन परत क्या होती है, पाई जाती है। और यह ऑक्सीजन जो परमाणु होता है, उस ऑक्सीजन जो परमाणु होते हैं, मतलब ऑक्सीजन परमाणु होता है दो जो होते हैं कि परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जबकि ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन परत होती है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के क्या होता है, ओजोन परत का निर्माण होता है। और ये हमारी पृथ्वी से 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पे समताप मंडल पाया जाता है, उसमें पाई जाती हैं। और इसका काम होता है कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उन पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, और उन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देता है। ये ओजोन का काम होता है, ओजोन परत का काम होता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ओजोन परत जो होती है वह सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CFC गैसों की मात्रा, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर इनकी मात्रा वातावरण में बढ़ती है तो ओजोन परत क्या होती है, पतली हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो होता है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अगर भविष्य में पृथ्वी पे गिरने लगेंगी तो त्वचा से संबंधित बीमारियां क्या होती, उत्पन्न हो जाती हैं, या त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां क्या होती, उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये तो था आपका ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत का जो मुख्य जो होता है घटक होता है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैसें होती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CFC गैसें होती हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि CFC जो गैस होती है ओजोन परत को जो है नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाती है। और CFC गैसों का जो होता है वह जो एयर कंडीशनर होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, या फोम वाले जो गद्दे होते हैं, उनमें जो होते हैं CFC गैसें पाई जाती हैं। और ये CFC गैसें जो होती हैं वह हानि पहुंचाने का काम करती हैं, या हम कहें कि ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती हैं। जो आर्कटिक क्षेत्र है वहां पे कहा जाता है कि ओजोन परत जो है पतली हो गई है। जब ओजोन परत पतली हो जाएगी, या इसी तरह जो होता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, CFC आदि गैसों का इमिशन होता रहेगा, लगातार उत्सर्जन होता रहेगा, तो ओजोन परत जो होती है काफी पतली हो जाएगी, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आने लगेंगी। और जब पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज जब पृथ्वी पे आने लगेंगी तो त्वचा कैंसर से संबंधित बीमारियां क्या होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। अब इसके बाद देखिए आता है कि इसमें आपके जो चैप्टर में दिया है कचरे का प्रबंधन, मतलब कचरा जो होता है, जो होते हैं कल कारखाने होते हैं, विद्यालय होते हैं जो होते हैं, और वहां से फैक्ट्रियों से आदि से जो निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उस अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना जो होता है, उसका निपटारा करना आवश्यक होता है। अगर निपटारा न किया जाए तो वातावरण क्या होता है, प्रदूषित हो जाएगा, जिससे जो होता है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इसलिए कचरे के निपटान करने के लिए जो होता है वह अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। और कचरा भी जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक जैव निम्नीकृत कचरा होता है जिसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, एक अजैव निम्नीकृत कचरा होता है। तो जो जैव निम्नीकृत कचरे होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जैव निम्नीकृत पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप बताएं कि जैव निम्नीकृत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से जीवाणु कवक या सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। जो पदार्थ आसानी से अपघटित हो जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, वह जैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाता है। ठीक है, और जिसके अंदर जो होता है आपका जो होता है लकड़ी है, कागज है, ये सब जो है आते हैं, तो वह जो होता है कि वह जैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं। और अजैव निम्नीकृत मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते या उनको विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पॉलिथीन है, प्लास्टिक है, कांच है, ये सब क्या होते हैं कि मतलब जो होते हैं अजैव निम्नीकृत पदार्थ होते हैं जो आसानी से सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या किया जा सकता है, कि नष्ट नहीं किया जा सकता है। और इस तरह जो होता है विभिन्न उद्योगों, कल कारखानों, विद्यालय जो होते हैं, वहां से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को जो होता है इस तरह 2 भागों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं। तो जो है एक जैव निम्नीकृत पदार्थ होता है और एक अजैव निम्नीकृत पदार्थ होता है। तो जो जैव निम्नीकृत पदार्थ होता है वह वे पदार्थ जो होते हैं आसानी से अपघटित हो जाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, और अजैव निम्नीकृत जो पदार्थ होते हैं वह आसानी से अपघटित नहीं होते। ठीक है,
समझ बात आ गई। अब इसके बाद इसमें देखिए एक चीज और आती है, वो आता आपका है कि जो होते हैं जैव आवर्धन कहलाता है। तो जैव आवर्धन एक चीज होती है जो मतलब जो होता है बायो मैग्निफिकेशन होता है। कि कहने का मतलब जब कोई हानिकारक पदार्थ होता है जैसे डीडीटी है, जब कोई हानिकारक पदार्थ जैसे डीडीटी है, तो जब किसी खाद्य श्रृंखला में इसकी सांद्रता क्या होती है, मतलब जब किसी खाद्य श्रृंखला में यह प्रवेश करता है तो उसकी सांद्रता क्या होती है, धीरे धीरे प्रत्येक पोषक स्तर में क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब एक आप याद कर लेंगे, उसको जो है लिख लेंगे, कहलाता है, उसको हम कहते हैं जैव आवर्धन। जैव आवर्धन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। देखिए जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इसमें जो होता है बायो मैग्निफिकेशन में जब कोई हानिकारक पदार्थ जैसे डीडीटी, जब कोई हानिकारक पदार्थ जैसे डीडीटी ये जो होता है जब किसी आहार श्रृंखला में, जब किसी खाद्य श्रृंखला में जब यह प्रवेश करती है तो उसकी सांद्रता क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कहने का मतलब होता है जैव आवर्धन वह कहलाता है, वह पदार्थ कहलाता है तो जिसमें जब मतलब जिसमें जब कोई जो है हानिकारक पदार्थ या हानिकारक रसायन जैसे डीडीटी, ठीक है, किसी खाद्य श्रृंखला में जब प्रवेश करती है तो उसकी सांद्रता क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, जब सांद्रता उसकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो यह जो होता है, इस जो होता है जब सांद्रता उसकी बढ़ती है तो ये जो घटना होती है, इसी घटना को जो हम क्या कहते हैं कि वह जैव आवर्धन कहलाता है। कहने का मतलब हमारे होता है कि जब कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ जो होता है जैसे डीडीटी खाद्य श्रृंखला में जो होती है जब प्रवेश करती है तो प्रत्येक पोषक स्तर, मतलब खाद्य श्रृंखला के जितने भी स्तर होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो प्रत्येक पोषक स्तर में उसकी सांद्रता क्या होती, बढ़ जाती है। जब उसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो ये जो घटना कहलाती है उसी को हम जैव आवर्धन कहते हैं या जैविक आवर्धन कहते हैं। और इसके कारण जो होता है, इसके अंतर्गत जो होते हैं वह उसके अंतर्गत जो स्तर होता है वह अलग अलग कोशीय स्तरों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये हुआ हमारा कि जब कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ जब किसी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो प्रत्येक पोषक स्तर पर उसकी जो होती है किसकी, तो वो रासायनिक हानिकारक रासायनिक पदार्थ की उसकी सांद्रता क्या होती है, प्रत्येक पोषक स्तर पे बढ़ती जाती है। जब प्रत्येक पोषक स्तर पे बढ़ती जाती है तो इसी घटना को हम जैविक आवर्धन कहते हैं, जैव आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, और इसके कारण जो होता है कि जो पोषक स्तर के अलग अलग मतलब स्तर जो होता है, जो अलग अलग होता है उसमें जो होते हैं उनकी मात्रा, उनकी सांद्रता क्या होती है, अलग अलग होती जाती है। ठीक है, तो इसमें जो होता है कि जो होता है उसको हम पीपीएम के रूप में मापते हैं। पीपीएम का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई शैवाल है, उस शैवाल के अंदर मान लीजिए 0.02 पीपीएम है, तो जो है शैवाल के आगे वाला जो आएगा उसके अंदर जो होता है, जैसे मान लीजिए प्रोटोजोआ है, जंतु प्लवक है, तो उसके अंदर जो होता है 0.05 हो जाएगा। फिर जंतु प्लवक को खाने वाले जो जंतु होते हैं उसके अंदर जो होता है कि वह जो होता है 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा। इसके बाद जो होता है उनको खाने वाला जो दूसरा जंतु होता है जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में उसकी मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है। मतलब जो हानिकारक पदार्थ है जैसे डीडीटी है, हम फसलों पे छिड़काव करते हैं तो वह डीडीटी क्या होता है, फसलों के ऊपर जो होता है वह संचित हो जाता है, तो वह जो है प्रत्येक पोषक स्तर में वह बढ़ता चला जाता है, उसकी सांद्रता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए शैवाल में जब उसकी मात्रा कम है, मान लो 0.02 है, तो अगला जो होगा जो उसको खा गएगा, मतलब उसका उपयोग जो करेगा, तो वह जो दूसरा जो उपयोग करेगा तो उसके अंदर उसकी सांद्रता क्या होगी, 0.05 हो जाएगी। फिर उसको जो उपयोग करेगा तो उसके अंदर जो सांद्रता हो सकता है 2.4 हो जाए। फिर उसके अंदर जो इस्तेमाल करेगा उसके अंदर सांद्रता और बढ़ जाए।
तो कहने वाला कि प्रत्येक पोषक स्तर पे जो होती है उसकी सांद्रता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, उसी को हम जैविक आवर्धन कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, जैविक आवर्धन का मतलब होता है जब कोई हानिकारक पदार्थ जैसे डीडीटी, ठीक है, कि डीडीटी जो होता है जब किसी आहार श्रृंखला में प्रवेश करता है तो प्रत्येक पोषक स्तर में उसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। मतलब उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ उसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो जो सांद्रता बढ़ती है इसी घटना को हम जैविक आवर्धन कहते हैं। और इसमें जो है प्रत्येक पोषक स्तर में, मतलब जितने भी इसके अंतर्गत जितने भी स्तर आते हैं उनमें सांद्रता क्या होती है, अलग अलग स्तर में उसकी सांद्रता अलग अलग होती है। जैसे अभी हमने बताया, मतलब जैसे शैवाल है, शैवाल में मान लेते हैं 0.02 ppm जो है डीडीटी की मात्रा पाई जाती है। फिर शैवाल को खाने वाले जो दूसरे जंतु होते हैं वह जो प्रोटोजोआ मान लो होते हैं, तो उसके अंदर जो होता है 0.05 हो जाएगी। फिर उसको खाने वाला जो तीसरा जंतु आएगा तो उसके अंदर हो सकता है कि पीपीएम की संख्या जो होती है कि वह 240 पीपीएम हो जाए या 2.40 पीपीएम हो जाए। फिर अगले स्तर में जाएंगे तो हो सकता है कि 1600 पीपीएम के आसपास आ जाए। जैसे मनुष्य है उसका उपयोग करेगा तो उसके अंदर 1600 पीपीएम आ सकती है, ठीक है। तो ये जैविक आवर्धन कहलाता है। इसके बाद एक चीज और आती है जो इस चैप्टर का अंतिम पार्ट होगा, उसको हम कहते हैं सुपोषण कहते हैं। सुपोषण, देखिए ये होता है, एक आता है सुपोषण किसे कहते हैं या यूट्रिफिकेशन किसे कहते हैं। ये सुपोषण या यूट्रिफिकेशन, देखिए क्या होता है कि जब जल में मलमूत्र की मात्रा अधिक हो जाती है, जब जल में मलमूत्र की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसके कारण उस जल में जल प्लवकों की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जो जू प्लैंकटन होते हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। और इससे जो होता है कि जो होता है जब जल प्लवकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि हो जाने के कारण जो विलेय ऑक्सीजन होते हैं उस विलेय ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। कहने का होता है जो जल होता है उस जल के अंदर जब मलमूत्र आदि जो होती है चीजें जब जाती हैं, पहुंचती हैं, पानी के अंदर पहुंचती हैं, जो भी सीवेज वाटर होता है, यह नदी नालों आदि से होता हुआ पानी जब किसी जल के अंदर प्रवेश करता है, पहुंचता है, तो जब जल में प्रवेश करता है तो उसमें जो होते हैं जो जल प्लवक होते हैं, मतलब जू प्लैंकटन होते हैं, मतलब उसके अंदर तालाब के अंदर, नदी के अंदर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उसको हम जल प्लवक कहते हैं। उनकी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और जब उनकी वृद्धि हो जाती है तो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब उसकी सांद्रता क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब जल में घुली हुई जो है की सांद्रता कम हो जाएगी तो जो जल प्लवक होते हैं उनके मर जाने की संभावनाएं क्या होती, बढ़ जाती है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन जो बढ़ जाती है तो जिसके कारण वह जल प्लवक जो होते हैं वह पानी में सड़ने गलने लगते हैं, जिससे वह पानी दूषित हो जाता है। और दूषित हो जाने के कारण जो होता है कि जो होता है उस प्रक्रिया को जब दूषित हो जाता है तो उसमें जो है पोषक की जो होता है, जो पोषक मात्रा होती है वह अत्यधिक हो जाती है। मतलब उसका संचरण क्या होता है, अधिक मात्रा में हो जाता है। तो वहां पे तमाम जो होते हैं शैवाल वगैरह के पौधे जो होते हैं उग जाते हैं। और जब शैवालों के पौधे उग जाते हैं तो उसी को हम सुपोषण की क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब होता है जो नदी, तालाब, झील, झरने आदि होते हैं उनमें जब जो होता है सीवेज वाटर जब आता है, नदी, तालाबों, झीलों में जब पानी कहीं से आता है, जो मलमूत्र होते हैं, सीवेज वाटर होता है, जब उसमें पहुंचते हैं, पानी में जाता है, मिलता है, नदी तालाबों में पहुंचता है, तो वहां पे जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और जब उनकी वृद्धि हो जाती है तो ऑक्सीजन में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी कमी हो जाती है। और जब कमी हो जाती है तो उसके कारण वो जल प्लवक क्या होते हैं, मरने लगते हैं। और जब मरने लगते हैं तो यह जो होता है क्या होता है कि उससे वह पानी क्या होता है, सड़ने लगता है, बदबूदार हो जाता है, ठीक है। और इससे जो होता है वहां पे जो होता है कि जब सड़ने लगता है, बदबूदार हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण जो होता है वहां पे पौधों की वृद्धि क्या होती है, अधिक मात्रा में हो जाती है। क्योंकि उस पानी के अंदर पोषक पदार्थ जो होते हैं अधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं जीव जंतुओं के मरने के कारण, उनके अवशेष के कारण। तो उस पानी की जो होती है कि फर्टिलिटी पावर क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण वहां पे जो होते हैं शैवाल वगैरह क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं। उस शैवाल वगैरह जब ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उस घटना को सुपोषण कहते हैं।
जहां पे उनको पर्याप्त मात्रा में जो होता है खाद्य पदार्थ क्या होता प्राप्त हो जाता है। जब खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है तो उस क्रिया को हम सुपोषण कहा जाता है या यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो यही मतलब इस चैप्टर में, हमारे पर्यावरण वाले चैप्टर में आपको यही तक था, सुपोषण तक। ये हमने आपको क्या क्या समझा दिया, पाचतंत्र समझाया, जैविक घटक समझाया, अजैविक घटक समझाया, कोशीय स्तर समझा दिया, ये एग्जाम्पल भी दिया, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल समझा दिया, इसके बाद जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन समझाया और सुपोषण समझा दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।